वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है वो अधिगम से संबंधित जो हमने टॉपिक पूरा किया था उससे संबंधित ओल्ड पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उससे संबंधित आज हमारा ये सेशन होने वाला है। किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ना सबसे पहले प्रस्तावित किया थॉर्नडाइक, पावलो, स्किनर, कोहलर। इसमें अधिकतर सोचते हैं कि हम अधिकतर जो भी अधिगम पढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो हम सबसे पहले थॉर्नडाइक से ही प्रारंभ करते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है थॉर्नडाइक ने जो अपना नियम दिया था 1913 में दिया था, जबकि पावलो द्वारा 1904 में ही सीखने पर कार्य कर दिया गया था, मतलब अधिगम पर कार्य कर दिया गया था और पावलो को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इसके लिए। तो आपको ध्यान में रखना है सीखना सबसे पहले प्रस्तावित किया किसने किया, तो पावलो ने। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया, आपको ध्यान रखना है थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया वाला सिद्धांत दिया है। पावलो द्वारा अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया है। स्किनर का द्वारा क्रिया प्रस्तुत का, कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया गया है। तो इसका जो अपना आंसर है पावलो है। इस बात को आप ध्यान में रखें, थॉर्नडाइक ना करें एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, इस बात का ध्यान रखें। कौन सा असत्य पूछा गया या फिर सत्य पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है अपन को कौन सा कथन सत्य है। चारों कथन आपको पूछने हैं। सीखने प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास तथा अनुभव के कारण होता है, ये बिल्कुल सही बात है। सीखने में व्यवहार में परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है। जो भी ज्ञान आप स्थायी हो रहा है तो वह क्या होगा, अधिगम होगा। यह कथन भी सही है। परिवर्तन व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकता है। जो अधिगम होता है वो बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है, हमने पढ़ा था। तो जो तीनों कथन हो गए अपने अधिगम से, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से शरीर वैज्ञानिक कौन थे। एक सामान्य सा प्रश्न पूछ लिया गया है कि शरीर वैज्ञानिक कौन थे। हमें ध्यान रखना है पावलो। ये शरीर वैज्ञानिक मतलब आप इन्होंने सबसे पहले ध्यान रखना है इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और जो इनका जो कार्य करने का था कुत्ते पर, इन्होंने क्या किया था, उस के लिए एक ट्यूब लगाई थी लार्ज जिसमें इकट्ठी हो रही थी। तो ये कोई न कोई शरीर वैज्ञानिक ही कर सकते हैं, मतलब कोई डॉक्टर ही कर सकता है ये कार्य। तो आपको ध्यान में रखना है जो शरीर वैज्ञानिक कौन है, तो अपना पावलो महोदय है। स्किनर ने प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी में हम कर देते हैं। कुत्ते पर किस पर ने प्रयोग किया था हम जानते हैं, किसने किया था, तो पावलो ने। चिंपैंजी पर किसने कार्य किया, तो आपको ध्यान में रखना है चिंपैंजी पर कार्य किया था कोहलर के द्वारा। और बंदर पर प्रयोग नहीं किया। फिर बात आती है चूहों और कबूतर पर। स्किनर ने केवल कबूतरों पर प्रयोग नहीं किया, आपको ध्यान में रखना है स्किनर ने चूहे और कबूतर दोनों पर कार्य किया है। और जो स्किनर का जो अधिगम का नियम है उसे क्रिया प्रस्तुत अधिगम के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, SR थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। इसकी हमने डिटेल में चर्चा कर रखी है, यदि आपने उसे नहीं देखे तो जाकर देख लें। नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं, ये सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया गया है। नैमित्तिक अनुबंधन यहाँ पर कुछ डिटेल से नहीं पूछा है, डायरेक्टली पूछ लिया कि नैमित्तिक अनुबंधन किसे कहते हैं, अधिगम को, साहचर्य को, उद्दीपक को, इनमें से कोई। तो जो नैमित्तिक अनुबंधन है वो कहलाता है अधिगम को कहते हैं। प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया, तो हम जानते हैं थॉर्नडाइक ने मुख्य कुल मिलाकर 8 नियम दिए थे, जिसमें से मुख्य नियम कौन कौन से थे, तो मुख्य नियम 3 थे। कौन कौन से, प्रभाव, तत्परता और परिणाम। पिछली बार परिणाम यहाँ से प्रश्न आया था थॉर्नडाइक से। एक्सरसाइज पूछ लिया था जिसमें नाम बिल्कुल चेंज था, एक्सरसाइज मतलब अभ्यास का नियम भी कहते हैं। तो प्रभाव का नियम किसने दिया था, आपको ध्यान में रखना है थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन से संबंधित असत्य कथन पूछा है। अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती है, सही बात है। प्राणी निष्क्रिय होता है, प्राणी निष्क्रिय न होकर कैसा होता है, सक्रिय। इसीलिए जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत है उसका एक नाम और है सक्रिय अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं इसको। और ये किसने दिया था, तो स्किनर ने दिया था। तो इसमें जो असत्य कथन हो गया, प्राणी निष्क्रिय होता है। साहचर्य निर्माण में परिणाम महत्वपूर्ण होता है, सही बात है। एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है। तो जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन है उसमें पुनर्बलन पर कार्य किया और उसमें पुनर्बलन दिया जाता है, ये कथन भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है प्राणी निष्क्रिय होता है, यह इसमें गलत है। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम प्रक्रिया है विलोप, विभेदन, सामान्यीकरण, स्वतः पुनर्प्राप्ति। जो अधिगम की प्रक्रिया है किस प्रकार की है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये सारी चीजें अधिगम की प्रक्रिया से ही
संबंधित है। यदि बार बार यदि हम किसी चीज़ को सीख लेते हैं तो वो अपने लिए एक सामान्य हो जाता है, लेकिन यदि कुछ समय बाद उस अधिगम को हम नहीं करते तो वो धीरे धीरे विलोप होने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक किसने है? तो जो अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, इसको कहते हैं चिन्ह अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये किसने दिया था? ये दिया था टोलमेल ने, आपको ध्यान में रखना है। हल द्वारा पुनर्बलन का सिद्धांत दिया गया, बंडूरा द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया। फिर बात करें, बंडूरा ने अध्ययन द्वारा प्रेक्षण अधिगम के तत्व कौन कौन से बताए? सबसे पहले अवधान बंडूरा ने क्या बताया था? सबसे पहले कोई भी चीज़ होगी हम उसका ध्यान करेंगे, उसके बाद उसकी हमारे दिमाग में स्मृति बनेगी, स्मृति के पश्चात हम उस क्रिया को वापस क्या करेंगे? अनुकरण करेंगे, इसके पश्चात हमें अभिप्रेरणा मिलेगी। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपशब्द बोलने पर बालक की पिटाई करने से अनुक्रिया की संभावना। यदि किसी बालक ने अपशब्द बोले हैं तो यदि उसकी पिटाई कर दी जाती है तो क्या होगा? वह अनुक्रिया क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, तटस्थ रहेगी, अनवरत रहेगी। तो क्या हो जाएगा? उसकी जो अपशब्द बोलने पर पिटाई कर देते थे हमारे साथ, तो क्या होती थी? उसकी अनुक्रियाएं घट जाती थी। आपको ध्यान में रखना है, अपशब्द नहीं बोलना है, जिससे आपकी क्या हो जाएगी? पिटाई हो जाएगी। तो इसमें जो आंसर है अपना घट जाएगी। अधिगम असहायता की परिघटना पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है, जो मैंने थ्योरी में नहीं पढ़ा है उनको क्वेश्चन में भी सम्मिलित किया है। तो आप ध्यान में रखें, ये दिया था सेलिग्मैन और मॉयर ने। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। जो असहायता परिघटना पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो आपको ध्यान में रखना है सेलिग्मैन मॉयर ने किया था। अब बात करें डिस्लेक्सिया, अधिगम से संबंधित कठिनाइयाँ की जो मैंने वीडियो पूरी बना रखी है, उसे आप जाकर एक बार प्लेलिस्ट में पूरी देख लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना 100% रहती है। और 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही हो जाएगा यदि आप उस वीडियो को सही से समझ लेते हैं। और 1 नंबर कितना उपयोगी है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, वो तो आप अच्छे से समझते हैं। डिसलेक्सिया मतलब मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी, लेक्स मतलब लर्न करना, और लर्न करना का मतलब समझने में या फिर याद करने में, बोलने में। तो क्या हो जाएगा? व और ब में अंतर नहीं कर पाना। देखो, अंतर करना ये नहीं हो गया, व और वो सिमिलर है, इन दोनों में क्या कर पा रहा है? अंतर नहीं कर पा रहा। तो जो डिसलेक्सिया का शिकार है। पावलो के प्रयोग में भोजन है, तो ये जो पावलो महोदय हैं, इनके जो मुख्य रूप से पूछा जाता है कौन सा क्या शब्द दे दिया जाता है? सबसे पहले भोजन। इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग की थी? सबसे पहले घंटी, भोजन, और जो घंटी के प्रति लार आ रही थी वह, और जो भोजन के प्रति लार आ रही थी। तो सबसे पहले भोजन पूछा है, तो भोजन क्या है? अनानुबंधित उद्दीपक। भोजन क्या हो जाएगा? अनानुबंधित उद्दीपक। ये क्या हो जाएगा अपना भोजन। और अनुबंधन किसके साथ स्थापित करना था? हमारा घंटी के साथ। और जो भोजन के प्रति, दोनों सेम हो गया है, यहाँ पर अनानुबंधित कीजिए, अनानुबंधित अनुक्रिया। ये क्या हो जाएगा? भोजन के प्रति जो लार आ रही है वह हो जाएगी अनानुबंधित अनुक्रिया, और जो घंटी के प्रति लार आएगी वो क्या कहलाएगी? अनुबंधित अनुक्रिया। तो इसमें जो पूछा गया है अपना भोजन क्या है? तो अनानुबंधित उद्दीपक। आपको ध्यान रखना है कि किसके प्रति हमें अनुबंधन स्थापित नहीं करना, हमें भोजन के प्रति अनुबंधन स्थापित नहीं करना है। ऑलरेडी भोजन को देखकर लार आ जाती है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा अनानुबंधित उद्दीपक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अधिगम है सामाजिक क्रिया, मानसिक क्रिया, भौतिक क्रिया, कोई नहीं। ये तो हो गया अपना डायरेक्ट ही कैंसर। जो अधिगम है वो क्या प्रकार की है? एक प्रकार की मानसिक क्रिया है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, सक्रिय आक्रामक अभिवृत्ति होने पर विद्यार्थी सीखता है। यदि बालक किसी भी चीज में सक्रिय है तो क्या करेगा? तीव्र गति से सीखेगा। तो जो इसमें आंसर हो जाएगा अपना। और किसी भी चीज में उसकी अभिवृत्ति आक्रामक है, यानी कि वो सीखने के लिए बिल्कुल तत्पर है, तो वो बालक तीव्र गति से सीखेगा। फिर है परिणाम का ज्ञान सीखने की गति को बढ़ा देता है। यदि आपका टेस्ट लिया गया और आपको परिणाम नहीं दिखाया तो आपको क्या आएगी? निरस्ता आएगी। लेकिन यदि आपने टेस्ट दिया और आपके सामने एक परिणाम आया, जैसे आपने रीट का एग्जाम दिया और कुछ ही समय बाद आपकी आंसर की आती है, परिणाम आते हैं, तो आपकी सीखने की गति भी बढ़ती है। क्या होती है? आगे बढ़ता है। किसी भी प्रकार में यदि परिणाम आता है तो आप आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप रीट क्वालिफाई कर पाएंगे, करने के बाद आपका यदि परिणाम आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो इसके लिए आप सेकंड एग्जाम के लिए आप बिल्कुल आगे बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सीखने की गति
बाल्यावस्था से जैसे ही हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, इसमें जो सीखने की गति है वो कैसी हो जाती है, हमारी तेज हो जाती है, तेजी से आ जाती है। तूफान की अवस्था कहते हैं किशोरावस्था को, इसीलिए जो सीखने की गति है वो बिल्कुल तेजी से आ जाती है, इस बात को ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के व्यवहार प्रमुख प्रक्रिया है। व्यक्ति का जो व्यवहार है वह कौन सा है, सीखना, अधिगम, लर्निंग, ये तीनों ही एज इट इज सिमिलर है, तो अपना आंसर हो जाएगा सभी। आजकल ऐसा भी एग्जाम में पैटर्न चलने लग गया है, इंग्लिश वर्ड भी दे दिया, हिंदी भी दे दिया, अर्थ भी दे दिया, हमने डायरेक्ट पढ़ लिया व्यवहार का प्रमुख क्रिया है, अधिगम हमारा टॉपिक है, हम इसको राइट कर देते, लेकिन ऐसा नहीं। आपको 4 ऑप्शन करने हैं, बिल्कुल भी सतर्कता रखनी है किस प्रकार क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसमें जो आंसर आ जाएगी अपनी सभी। सीखने की प्रक्रिया में होता है व्यवहार परिवर्तन, अनुभव, अभ्यास। ये देखो किस प्रकार का प्रश्न सीखने की प्रक्रिया में होता है, तीनों ऑप्शन सही है, तो हमें सभी करना है। एक बालक गर्म स्टोव को छूता है जिससे उसका हाथ जल जाता है, जिससे दोबारा वह उस स्टोव को नहीं छूता है। बालक का व्यवहार कहलाता है। क्या किया उसने, अनुभव किया, अधिगम किया, परिपक्वता आ गई, वृद्धि। तो क्या हुआ, उसने क्या किया, अनुभव नहीं किया, यहाँ पे क्या किया उसने, अधिगम कर लिया, सीख लिया है कि गर्म स्टोव पर हाथ लगाने पर हाथ जल जाता है, तो वो नेक्स्ट टाइम वैसा कार्य नहीं कर रहा। तो व्यवहार में कौन सा परिवर्तन हुआ, उसने अधिगम किया है, न कि यहाँ पर आप अनुभव भावुक होकर अनुभव ना करें। अधिगम नहीं है, इसमें थोड़ा सा वृद्धि, ये भी सही है। परिवर्तन, बिना अभ्यास अनुभव, तो उक्त में से कोई भी अधिगम नहीं है। सही बात क्या होगी, ऑप्शन 4 हो गई। व्यक्ति का बाहरी व्यवहार या प्रक्रिया है, अनुमानित प्रक्रिया, निष्पादित प्रक्रिया, उक्त दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा निष्पादित प्रक्रिया। जो भी बाहरी व्यवहार होता है व्यक्ति का, वह कहलाता है निष्पादित प्रक्रिया। नेक्स्ट है, कविता का दोहराकर उसे याद कर अध्यापक को सुना देना कहलाता है। इसमें बालक ने क्या किया है, निष्पादन किया है किसी चीज का, तो क्या हो गया, उस कविता को वह दोहराकर याद कर अध्यापक को सुनाता है, तो उसने उस क्रिया को क्या किया है, निष्पादन किया, यानी कि अपने अंदर निहित किया है। नेक्स्ट है, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो आपको ध्यान में रखना है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो पावलो ने दिया है। अनुबंधित तथा अनानुबंधित उद्दीपक एक साथ किसमें दिए जाते हैं, दोनों उपस्थित जब भोजन और घंटी दोनों एक साथ ही दे दी जाती है, तो वह कहलाती है सहकालिक अनुबंधन। पावलो ने अपने प्रयोग किस पर किए, तो हमको ध्यान में रखना है, पावलो ने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर। बिल्कुल इजी से प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में, इतना हाइपर नहीं होना है आपको। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन है, तो हम जानते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया है, तो स्किनर के द्वारा दिया है। यहाँ पर आप अनुबंधन करके ही पावलो पर न जाए, वैसे तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है क्रिया प्रसूत आते ही आपको कौन सा करना है, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यक्ति को किस व्यवहार को स्पष्ट करता है, मानसिक, शारीरिक, ऐच्छिक और सामाजिक। किस प्रकार के व्यवहार को प्रस्तुत करता है, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे ऐच्छिक व्यवहार को। स्किनर ने अपने प्रयोग किस पर किए, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, आप कहीं केवल कबूतर या केवल चूहा नहीं करना है। यहाँ पे दोनों उक्त ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो आपको उक्त दोनों सही करना है, क्योंकि स्किनर ने दोनों पर प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है, भोजन, पैसा या फिर प्रशंसा आदि क्या है। पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक या फिर ऋणात्मक। धनात्मक पुनर्बलन जिससे क्रिया बढ़ जाती है, जैसे भोजन दिया, पैसा, प्रशंसा किसी की, तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से पुनर्बलक प्राणी को पलायन परिहार, पलायन यानी भाग जाना, परिहार मतलब किसी चीज से दूर हटना की अनुक्रिया सिखाते हैं, तो किस प्रकार की हो जाएगी ये अपना, ऋणात्मक। समय बहुत ही कम है, इसलिए हम क्वेश्चन को स्पीड से कर रहे हैं। अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो उसे कहेंगे शून्य अंतरण, और यदि प्रभाव पड़ता है तो धनात्मक, और नहीं पड़ता है तो ऋणात्मक अंतरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत सीखने के बाद हिंदी सीखना सरल हो जाता है, यह किस अधिगम की श्रेणी में आता है। कोई भी चीज़ सीख ली है प्रारंभ में, जैसे हमने साइकिल चलाना सीख लिया है, और इसके बाद हम यदि स्कूटी चलाते हैं तो स्कूटी हमारे लिए सरल हो जाती है। तो पूर्व में जो काम सीखा गया वह नवीन ज्ञान में यदि सहायता प्रदान करता है तो वह कहलाता है धनात्मक अंतरण। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांत का प्रयोग क्यों किया जाता है। अधिगम को सुगम बनाने के लिए, सही बात है, नई सूचनाओं का अर्जन करने के लिए, अधिगम को उत्साही बनाने के लिए, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसमें अपना सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से अधिगम नहीं है। क्या पूछा गया, अधिगम नहीं है, यह क्वेश्चन 2015 से संबंधित है।
वृद्धि और परिपक्वता, मादक पदार्थ, थकान। ये तीनों से यदि कोई बालक सीखा है, कुछ देखा होगा रेसलर ने में कुछ दवाइयों को प्रयोग कर तेज दौड़ना है, इस प्रकार की जो गतिविधि की जाती है वह अधिगम से संबंधित नहीं है। थकान संबंधित हो गया, परिपक्वता संबंधित, ये अधिगम की श्रेणी में नहीं आता। तो ये तीनों आपको मोस्टली ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। क्या पूछा? अधिगम को वातावरण प्रभावित करता है, सही बात है। थकान और ऊब प्रभावित करती है, यदि आप थक गए हैं। आयु और परिपक्वता भी प्रभावित करती है, इसमें से उपयुक्त कोई नहीं, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो प्रभावित करने वाली कारक है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, बोलने, गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई अनुभव होती है, तो इसका कारण है शारीरिक अशक्तता, मानसिक अशक्तता, अधिगम अशक्तता, उक्त सभी। इसमें किस प्रकार की अशक्तता हो जाएगी? अधिगम अशक्तता हो जाएगी, ना कि यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों का लक्षण है विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं होना, सामाजिक संबंधों के मूल्यांकन में कठिनाई, शारीरिक संतुलन में कमी, उक्त सभी। जो भी बालक हैं अधिगम अशक्तता वाले, उन सभी में ये सारी विशेषताएं पाई जाती है, ये लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम को प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका कौन सा है? नई शिक्षा नीति, स्वप्रेरणा, दल या पूर्व ज्ञान। इनमें से हमें प्रबल क्वेश्चन देखना है। जो अधिगम को प्रभावशाली सबसे पहली सीढ़ी मानी जाती है स्वप्रेरणा। यदि बालक अंदर से ही अपने आप में स्वप्रेरित है, वह तो सबसे सेल्फ मोटिवेट है, तो व्यक्ति सबसे ज्यादा सीखेगा, ना कि बाहरी ज्ञान से। तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है, तत्परता का नियम, परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम। तो इसमें जो सीखने का मुख्य नियम की बात की है, तो ये तीनों तो है, लेकिन ये सादृश्य का नियम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है? समग्रता, पूर्णकार, समरूपता। ये तीनों ही गेस्टाल्ट शब्द के पर्याय हैं, और ये सारे गेस्टाल्ट लैटिन भाषा का शब्द है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। अधिगम से संबंधित हमने 4-5 जो परिभाषाएं देखी थी जब टॉपिक शुरुआत किया था, उसमें हमने देखा था सीखना विकास की प्रक्रिया है। किसने कहा था? ये कहा था वुडवर्थ महोदय द्वारा। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीखना किससे प्रभावित होता है? आत्मा से, मन से, बुद्धि से, प्रेरणा से। कहीं कहीं आपको अभी प्रेरणा भी दिखने लग जाएगा। आप हमेशा भी प्रेरणा करते हैं, तो आप सोचने लग जाएंगे यहाँ पे तो प्रेरणा है, मैं ऑप्शन करूँ नहीं करूँ। तो अभी प्रेरणा और प्रेरणा दोनों इजिटी से। तो आपको सीखना सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है? मोटिवेशन। आपका मोटिवेशन ही आपको लक्ष्य तक ले जाएगा। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सिंपल सा प्रश्न पूछा है थॉर्नडाइक का। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नहीं, ये किसने दिया था? कोहलर ने। पूर्णबदन का सिद्धांत किसने दिया? तो हल ने दिया था, ये भी नहीं है। सरल रूप का सिद्धांत टोलमैन द्वारा दिया गया। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। हम सिंपल से क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी गलत कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है? जब हम टॉप तक पहुंच जाते हैं तब सीखने की गति हमारी धीमी हो जाती है। इस बात का ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आया हुआ है। कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो कोहलर का जो अधिगम सिद्धांत है अंतर्दृष्टि के नाम से जाना जाता है। थैंक यू सो मच। आज हमने जो अधिगम से संबंधित क्वेश्चन आंसर किए हैं, यदि आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।